X9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं राहुल गांधी की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। ये यात्रा देखिए 150 दिन तक चलने वाली है। हालांकि आज 31वां दिन है। देखिए, अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो राहुल गांधी के साथ तमाम ऐसे कार्यकर्ता है, समर्थक है जो जुड़े हुए हैं। और अगर ऐसी यात्राओं की हम इतिहास में बात करें तो देखिए, ऐसी यात्राओं से तमाम नेताओं को, तमाम मंत्रियों को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। कोई ऐसी यात्रा से कोई पीएम बना है तो कोई सीएम बना है। लेकिन अब देखना ये होगा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को कितना फायदा मिलता है, क्योंकि देखिए साल 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस बिखरती हुई नजर आ रही है। और अब कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है कि सिर्फ 2 ही राज्यों में बची है, सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने दम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का आज 31वां दिन है। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा से असली राहुल गांधी निकलकर सामने आए हैं। पार्टी के सीनियर नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को ही कहा कि लोग कहते हैं कि नए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि कोई नए राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे, ये असली राहुल गांधी है। कांग्रेस नेता भी भले ही इस तरह के दावे करे, लेकिन क्या सच में भारत भ्रमण से राहुल को कोई फायदा मिलने वाला है? आखिर इतिहास क्या कहता है? इससे पहले जो नेता भारत यात्रा पर निकले उन्हें कितना फायदा मिला, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रशेखर की भारत यात्रा के बारे में। तकरीबन 4 दशक पहले पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल के नेता चंद्रशेखर भारत यात्रा पर निकले थे। 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी से पदयात्रा शुरू हुई, जो कि नई दिल्ली में 6 महीने बाद पूरी हुई। इस पदयात्रा के दौरान चंद्रशेखर को जनता का भारी समर्थन मिला और लोग उनसे जुड़ते चले गए। रोजाना तकरीबन 45 किलोमीटर इस यात्रा में तय किया जाता था। जब भारत यात्रा पूरी हुई तब चंद्रशेखर का कद काफी बढ़ चुका था। पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें समझने की भी कोशिश की। यात्रा के लगभग 6 साल के बाद चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। वो 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी की संदेश यात्रा की। चंद्रशेखर की पदयात्रा को काफी हद तक सफल माना जाता है। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की घटना ने 1984 में आम चुनाव में इसके प्रभाव को कम कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने 1985 में मुंबई में एआईसीसी के पूर्ण सत्र में संदेश यात्रा का ऐलान किया। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल ने इसे देश भर में चलाया। प्रदेश कांग्रेस समितियों और पार्टी के नेताओं ने मुंबई, कश्मीर, कन्याकुमारी और पूर्व उत्तर के एक साथ 4 यात्राएं निकाली। ये यात्रा 3 महीने से ज्यादा समय तक चली, जो दिल्ली के रामलीला मैदान में संपन्न हुई। कहा जाता है कि संदेश यात्रा के जरिए आम लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। अब हम बात करते हैं राजशेखर रेड्डी के बारे में। तो देखिए, कांग्रेस नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी ने अप्रैल 2003 में 1400 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। उन्होंने 1 साल बाद कांग्रेस को शानदार जीत दिलवाई और तत्कालीन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी को उखाड़ फेंका था। कांग्रेस की जीत में रेड्डी की पदयात्रा का भी अहम योगदान माना गया था। अब हम बात करते हैं, देखिए चंद्रबाबू नायडू ने साल 2013 में ये अपनी पदयात्रा निकाली थी। वाईएस राजशेखर रेड्डी ने साल 2004 में पदयात्रा करके चंद्रबाबू नायडू को अपदस्थ कर दिया और साल 2009 में उन्हें फिर से हराया। टीडीपी नेता ने साल 2013 में वही रणनीति अपनाई। नायडू 208 दिनों के लिए 2800 किलोमीटर की यात्रा पर निकल गए। इससे एक नेता के रूप में उन्होंने खुद को पुनर्जीवित कर लिया। जनता तक अपनी बात पहुंचाने में वो सफल रहे। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में नायडू अपनी पार्टी को सत्ता में वापस लेकर आए। ये वही साल था जब के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने आंध्र प्रदेश से अलग हुए नए राज्य तेलंगाना में जीत हासिल की थी।
अब हम बात करते हैं पदयात्रा से जगनमोहन रेड्डी को भी जीत मिली थी। तो देखिए, हम आपको बताते चले, वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने साल 2017 में विशाल प्रजा संकल्प यात्रा शुरू की। इसमें राज्य भर से 3,500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा की गई। इस यात्रा के बाद उन्हें साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल हुई। उनकी पार्टी को जहां 151 सीटें मिली, तो वहीं टीडीपी सिर्फ 23 सीटों पर ही सिमट गई। अब हम बात करते हैं दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा यात्रा की। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा यात्रा ने राज्य में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हम आपको बताते चले कि देखिए, दिग्विजय सिंह ने 3,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पैदल यात्रा की शुरुआत 30 सितंबर साल 2017 को की। नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट से शुरू हुई इस यात्रा को 6 महीने के बाद खत्म किया गया। इस दौरान सिंह को जनता को खूब समर्थन मिला। इसके बाद साल 2008 में 18 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता मिली और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। अब बात अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की करें, तो ये है कि इसके जरिए कांग्रेस लोगों का ध्यान खींचने में सफल हो रही है। यात्रा की तस्वीरें और वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, जो जनता के बीच चर्चा का विषय बन रहे हैं। ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है। हालांकि केंद्र में कांग्रेस का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसे मानो चुनाव में जीत हासिल करने की महारत हासिल कर ली है। ऐसे में जानकारों की राय है कि भारत जोड़ो यात्रा से साल 2024 में कोई बड़ा उलटफेर होने के आसार कम ही है। साथ ही राहुल की यात्रा अभी तक आधी भी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में आगे की गतिविधियों पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि तमाम मंत्रियों की तरफ से अभी तक और जो इतिहास में जितनी भी यात्राएं की गई है, उन्हें कितना फायदा मिला है। और देखिए, अब जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की तरफ से शुरू की गई है, अब देखना दिलचस्प होगा कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें राहुल गांधी को और इस कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।